पत्थर उठाया जिसने सदियों से इंतजार कर रही एक परी को जगा दिया। उस परी ने अपने हाथ पैर हिलाए और पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगी, जिसे देखकर ओफेलिया बिल्कुल हैरान रह गई। तभी उसकी माँ ने आकर उसे चलने को कहा, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ी वो उड़ने वाला कीड़ा फिर से उनके पीछे पीछे आ गया और रात होने पर वो चुपके से ओफेलिया के बिस्तर पर आ गया। ओफेलिया उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह सच में एक परी है। ये कहते हुए उसने अपने तकिए के पास से कहानी की किताब उठाई और उसे दिखाई। ओफेलिया की हैरानी के बीच वो कीड़ा किताब में बनी तस्वीर की तरह सच में एक पंखों वाले छोटे इंसान में बदल गया। वो उड़कर ओफेलिया के पास आया और इशारों में उसे आर्मी कैंप के पास बनी एक पुरानी भूल भुलैया में जाने को कहने लगा। उस भूल भुलैया के अंदर के रास्ते बहुत ही उलझे हुए थे। चांद की हल्की रोशनी और उस परी के इशारों के सहारे ओफेलिया भूल भुलैया के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गई। वहां एक लंबी सीढ़ियों से नीचे जाने पर एक रहस्यमयी जीव उसका इंतजार कर रहा था। उसके पैर और सींग एक बकरे जैसे थे और शरीर इंसान जैसा था। उसकी त्वचा किसी पुरानी चट्टान की तरह खुरदरी थी और उसकी पारदर्शी शीशे जैसी आंखें मानो इंसान की रूह तक देख सकती थी। उसने खुद को कहानियों वाला पैन देवता बताया और ओफेलिया को राजकुमारी मोआना कहकर बुलाया। ओफेलिया बहुत उलझन में थी क्योंकि उसके असली पिता तो बस एक दर्जी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जीव उसे ऐसा क्यों बुला रहा है। पैन ने कहा, तुम किसी इंसान की बेटी नहीं हो, तुम्हारे बाएं कंधे पर चांद का निशान है और तुम्हें इसे साबित करने का एक सबूत मिलेगा। तुम्हारे असली पिता तुम्हें वापस बुलाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। असल में ओफेलिया पाताल लोक के राजा की बेटी थी जो इंसानों की दुनिया देखने की चाहत में महल से भाग आई थी, लेकिन सूरज की तेज रोशनी ने उसकी याददाश्त मिटा दी और उसकी रूह हमेशा के लिए एक इंसान के शरीर में कैद हो गई। अगर उसे वापस अपने उस खुशहाल पाताल लोक में जाना है तो उसे पूर्णिमा से पहले 3 काम पूरे करने होंगे ताकि साबित हो सके कि इंसानों की इस बुरी दुनिया ने उसे भ्रष्ट नहीं किया है। इतना कहकर पैन ने एक बिना शब्दों वाली जादुई किताब ओफेलिया को दी और कहा कि इसे अकेले में खोलना, इस पर तुम्हारे कामों की जानकारी खुद ब खुद छप जाएगी। जब ओफेलिया अपने कमरे में गई और उस पुरानी किताब को खोला तो उसने देखा कि पन्नों पर धीरे धीरे शब्द और चित्र उभर रहे थे और उसका पहला काम बिल्कुल साफ साफ उसके सामने आ गया। उसे जंगल में एक सूखे हुए अंजीर के पेड़ के नीचे जाकर उसकी जड़ों में बैठे एक विशाल मेंढक को ढूंढना था। उस मेंढक ने पेड़ की सारी जान चूस ली थी जिससे वो बड़ा पेड़ सूख गया था। ओफेलिया को उस मेंढक को 3 जादुई पत्थर खिलाने थे और फिर उसके पेट से एक सोने की चाबी निकालनी थी। अगली सुबह ओफेलिया अपनी वो जादुई किताब और पैन के दिए पत्थर लेकर जंगल में गई और उस सूखे हुए अंजीर के पेड़ को ढूंढ निकाला। उस बड़े पेड़ का तना बिल्कुल खोखला था, मानो वो सालों से मरा हुआ हो। उसकी जड़ों के पास एक घना काला छेद था जिसमें से नमी और सड़ांत की बदबू आ रही थी। अपनी माँ की बनाई नई ड्रेस को गंदा होने से बचाने के लिए ओफेलिया ने अपनी ड्रेस उतारकर पास की एक टहनी पर टांग दी, फिर एक गहरी सांस ली और उस छेद के अंदर घुस गई। अंदर बहुत अंधेरा और नमी थी और हर जगह गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ था। वो रेंगते हुए गुफा में गहरी अंदर तक गई और आखिरकार उसने उस विशाल मेंढक को देख ही लिया। उसका शरीर एक गाय से भी बड़ा था और उसकी त्वचा पर झुर्रियां और घिनौने दाने भरे पड़े थे। ओफेलिया ने उसे डांटते हुए कहा कि वो यहाँ छिपकर पेड़ की जान ले रही है, लेकिन मेंढक ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपने चेहरे पर बैठा कीड़ा खा लिया। भले ही ओफेलिया अंदर से बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जादुई पत्थरों को कीड़ों के साथ मिलाकर उस मेंढक को खिला दिया। कुछ ही देर में उस मेंढक ने अपने पेट से एक बड़ा सा चिपचिपा पदार्थ उगला और उसी के साथ वो सोने की चाबी भी बाहर आ गई जिसकी उसे तलाश थी। इस तरह पाताल लोक लौटने का उसका पहला काम पूरा हो गया। लेकिन जब वो कीचड़ में सनी हुई बाहर आई और अपनी नई ड्रेस ढूंढने लगी तो उसने देखा कि तेज हवा और बारिश की वजह से वो ड्रेस कीचड़ में गिरकर गंदी हो चुकी है। ये ड्रेस उसकी माँ ने बहुत प्यार और मेहनत से अपने हाथों से सिली थी। जब वो घर लौटी तो माँ ने उसे खूब डांट लगाई, लेकिन ओफेलिया पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। तुमने मुझे निराश किया है ओफेलिया, मैं भी निराश हुआ हूँ। ये सुनकर कि उसका घमंडी सौतेला पिता उससे निराश है, ओफेलिया के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई, क्योंकि पहली ही मुलाकात में उसे इस बात का एहसास हो गया था कि ये आदमी बहुत ही क्रूर और मतलबी है। उसका सौतेला पिता एक फांसीवादी आर्मी कैप्टन था जिसे बचे हुए बागियों को खत्म करने के लिए इस दूर दराज के पहाड़ी इलाके में भेजा गया था। उसकी माँ 9 महीने की गर्भवती थी और बहुत कमजोर थी, फिर भी उसने उसे इस लंबे और थका देने वाले सफर पर बुला लिया। उसे देखकर कैप्टन को जरा भी दया नहीं आई, बल्कि उसने सीधे उसकी माँ के पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे का हाल पूछा। ओफेलिया ने जब उससे प्यार से मिलने की कोशिश की तो उसने बड़ी बेरुखी से उसे झिड़क दिया। उसने अपना दूसरा हाथ मिलाने को कहा, बायां हाथ नहीं, दूसरा हाथ ओफेलिया, दायां हाथ। ओफेलिया को यहाँ का डरावना और घुटन भरा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि यहाँ की नौकरानी मर्सिडीज बहुत अच्छी थी। वो हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी, उसकी नई ड्रेस की तारीफ करती और उसकी परियों की अजीबोगरीब कहानियां भी बड़े चाव से सुनती। लेकिन मर्सिडीज जितनी सीधी दिखती थी असल में वो वैसी नहीं थी। एक दिन जब डॉक्टर ओफेलिया की माँ का रूटीन चेकअप करने आया तो ओफेलिया ने छुपकर मर्सिडीज और डॉक्टर को बात करते सुन लिया। असल में वो दोनों छुपकर पहाड़ों में छिपे बागियों को दवाइयां पहुंचा रहे थे। उस दौर में उत्तरी स्पेन पर फांसीवादी ताकतों का राज था और उनका खौफ पहाड़ों के कोहरे की तरह हर इंसान के दिल में बसा था। अगर कैप्टन विडाल को जरा भी भनक लग जाती कि ये दोनों बागियों से मिले हुए हैं तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। ओफेलिया ने इस राज को अपने दिल में ही रखा और किसी को कुछ नहीं बताया। आधी रात को जब सब सो गए तो वो चुपके से उसी भूल भुलैया में गई और वो सोने की चाबी पैन को दे दी, लेकिन पैन ने उसे वो चाबी वापस कर दी और कहा कि इसे संभल कर रखो, ये दूसरे काम में तुम्हारे काम आएगी। फिर उसने ओफेलिया को एक जादुई चौक दिया और कहा कि पूर्णिमा की रात से पहले अपना दूसरा काम जल्दी पूरा कर लो। अगले दिन जब उसकी माँ सो रही थी तो ओफेलिया छुपकर बाथरूम में गई और उस जादुई किताब में अपना अगला काम देखने लगी, लेकिन उस किताब के सफेद पन्नों से अचानक खून बहने लगा। तभी उसे लगा जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे बाहर
से अपनी माँ की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। वो किताब छोड़कर दौड़ती हुई बाहर आई तो देखा कि उसकी माँ पेट पकड़े दर्द से तड़प रही है और उनके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। ओफेलिया घबरा गई। डॉक्टर के इलाज के बाद उसकी माँ की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें पूरा आराम मिल सके इसलिए ओफेलिया को अपनी माँ से दूर नीचे बने एक छोटे से कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। अपनी माँ की इस हालत को देखकर वो इतनी परेशान थी कि अपने अगले काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। ये देखकर पैन देवता खुद उसके कमरे में आए और उसे जल्दी काम पूरा करने को कहा। उसने एक इंसानी भ्रूण जैसी दिखने वाली जादुई जड़ निकाली और ओफेलिया से कहा कि इसे दूध में भिगोकर चुपके से अपनी माँ के बिस्तर के नीचे रख दो और इसे हर दिन अपने खून की 2 बूंदे पिलाओ, इससे तुम्हारी माँ का दर्द काफी कम हो जाएगा। ओफेलिया ने बिल्कुल वैसा ही किया और सच में उसकी माँ की तबीयत तेजी से सुधरने लगी। उनका बुखार कम हो रहा था, पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन वो ठीक हो रही है। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है। उनका शरीर दवाइयों का असर ले रहा है। मेरी बात सुनिए, अगर किसी एक को बचाना हो तो मेरे बच्चे को बचाना। ओफेलिया जानती थी कि उसके सौतेले पिता को सिर्फ उस बच्चे की परवाह है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी पत्नी के लिए इतना पत्थर दिल हो सकता है। वो रोते हुए अपनी माँ के पेट से लिपट गई और अपने अजन्मे भाई से विनती करने लगी कि वो उसकी माँ को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसने वादा किया कि वो उसे भी अपने साथ पाताल लोक ले जाकर वहाँ का राजकुमार बनाएगी। फिर उसने अपना दूसरा काम पूरा करने के लिए जादुई किताब खोली। पन्नों पर तुरंत नए निर्देश उभर आए। उसे एक बहुत ही खुफिया और खतरनाक तहखाने में जाना था और बच्चों को खाने वाले एक खूंखार राक्षस के पास से एक खंजर लाना था। पैन ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो वहाँ कुछ भी न खाए और रेत की घड़ी खत्म होने से पहले उसे वापस लौटना होगा। ओफेलिया ने किताब में बताए अनुसार एक पत्थर की दीवार पर उस जादुई चौक से एक छोटा सा दरवाजा बनाया। चौक की वो लकीरें किसी तेज एसिड की तरह काम कर रही थी, जिससे दीवार में एक दरार बन गई। उसे धक्का देते ही एक डरावना और खून से सना हुआ रास्ता उसके सामने खुल गया। ओफेलिया ने एक गहरी सांस ली, रेत की घड़ी को पलट कर रखा और धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। उस बड़े से तहखाने में एक मेज पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे हुए थे। ये सब वो चीजें थी जो ओफेलिया को खाने के लिए कभी नहीं मिलती थी। वो ललचाई नजरों से उन पकवानों को देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक अजीब से राक्षस पर पड़ी। वो बिल्कुल सफेद और बिना कपड़ों के किसी मूर्ति की तरह मेज के पास बैठा था। ओफेलिया ने उत्सुकता से उसके सामने रखी प्लेट उठाई तो देखा कि उसमें 2 इंसानी आंखें रखी हुई थी और जब उसने ऊपर दीवार पर बनी पेंटिंग देखी तो उसमें वो राक्षस छोटे बच्चों को जिंदा खाते हुए दिख रहा था। ये खौफनाक नजारा देखकर ओफेलिया तुरंत संभली और अपना काम पूरा करने में लग गई। उसने वो सोने की चाबी निकाली और दीवार में बने 3 छोटे दरवाजों में से एक को खोला। अंदर से उसे एक बहुत तेज धार वाला सोने का खंजर मिल गया। काम पूरा होने के बाद वो अनजाने में फिर से उस खाने की मेज की तरफ जाने लगी। पीछे बैठा वो खूंखार राक्षस अभी भी बिल्कुल शांत था। ओफेलिया के मन में थोड़ा सा लालच आ गया और वो खुद को रोक नहीं पाई। मेज पर रखे अंगूर उसे अपनी तरफ खींच रहे थे, मानो अंधेरे में वो उसे छूने और खाने के लिए बुला रहे हों। तीनों छोटी परियों ने उसके चारों तरफ उड़कर उसे ऐसा करने से बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और उसने खाने की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ओफेलिया ने एक रसीला अंगूर उठाया और उसे धीरे धीरे चबाने लगी। जैसे ही उस अंगूर का रस उसकी जीभ पर लगा, वो सफेद खूंखार राक्षस अचानक जिंदा हो गया। उसने प्लेट में रखी उन 2 आंखों को उठाया और अपनी हथेलियों के छेद में लगा लिया। फिर उसने अपने हाथ ऊपर उठाकर ओफेलिया को ऐसे घूरा मानो वो देख रहा हो कि कौन सी जुर्रत वाली जान उसके इलाके में घुस आई है। लेकिन ओफेलिया को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसके कितने करीब आ चुकी है। वो तो परियों के रोकने को भी बस एक मजाक समझ रही थी। जब वो राक्षस बिल्कुल करीब आ गया तो वो तीनों परियां ओफेलिया की जान बचाने के लिए उस खूंखार राक्षस के सामने आ गई ताकि ओफेलिया को भागने का थोड़ा वक्त मिल जाए। लेकिन उस राक्षस ने एक ही झटके में 2 परियों को अपने हाथ में दबोच लिया और उन्हें जिंदा ही चबाने लगा। उसके तेज दांतों के बीच उन बेचारी परियों की चीखें और उनकी हड्डियों के टूटने की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। ये खौफनाक नजारा देखकर ओफेलिया के होश उड़ गए और वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही वो उस छोटे से दरवाजे के पास पहुंचने वाली थी, वो भारी पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा और दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। रेत की घड़ी में भी आखिरी कण नीचे गिर चुका था। ओफेलिया घबराकर उस ठंडी पत्थर की दीवार को पीटने लगी। वो भयानक राक्षस अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने जल्दी से अपना जादुई चौक निकाला और ऊपर छत की दीवार पर एक और दरवाजा बनाने लगी। मौत उसके बिल्कुल सिर पर खड़ी थी, लेकिन इस डर ने उसके अंदर एक गजब की हिम्मत पैदा कर दी। उसने अपने दांत भींचे और पूरी ताकत लगाकर उस छोटी सी खिड़की से खुद को ऊपर खींच लिया। राक्षस के हमला करने से ठीक एक पल पहले उसने उस जादुई दरवाजे को बंद कर दिया। जब उस दरवाजे की आखिरी दरार भी मिट गई, तब जाकर वो राहत की सांस लेते हुए अंधेरे कमरे में जमीन पर गिर पड़ी। उसी रात पैन देवता अंधेरे से बाहर निकले। उन्होंने ओफेलिया की माँ के ठीक होने पर उसे बधाई दी, लेकिन ओफेलिया बहुत डरी हुई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर पैन ने परियों वाला डब्बा खोला तो देखा कि 3 परियों की जगह अब उसमें बस एक ही परी बची है। उस परी ने पैन को ओफेलिया की सारी गलती सच सच बता दी। ये सुनकर पैन को बहुत तेज गुस्सा आया। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम लोग हार गए हो। तुम अब कभी वापस नहीं आ सकते। यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुम वापस नहीं आ सकते। चांद अगले 3 दिनों में तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। पैन अंधेरे में गायब हो गया और बच्ची को अंतहीन पछतावे में छोड़ गया। दूसरी तरफ उसका सौतेला पिता कैप्टन विडाल भी पहाड़ों में छिपे विद्रोहियों से परेशान था। विद्रोहियों ने उनके सप्लाई वाली ट्रेन पर बम से हमला कर दिया था, लेकिन वहां से कुछ नहीं चुराया। जब कैप्टन सोच रहा था कि आखिर वो विद्रोही चाहते क्या है, तभी पीछे बेस कैंप में एक जोरदार धमाका हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि उसे चकमा दिया गया है। स्टोर रूम का सारा सामान चोरी हो चुका था और ताला टूटने का कोई निशान भी नहीं था। उसने अपने
बचे हुए सैनिकों के साथ मिलकर एक विद्रोही को पकड़ लिया, लेकिन वो विद्रोही कुछ बोलने को तैयार नहीं था और हकलाता भी था। काफी टॉर्चर करने के बाद भी कैप्टन विडाल उससे कोई काम की बात नहीं उगलवा पाया। अंत में उसे जिंदा रखने के लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा, लेकिन जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, कैप्टन विडाल ने देखा कि डॉक्टर के पास मौजूद एंटीबायोटिक और विद्रोहियों के पास मिली दवाइयां बिल्कुल एक जैसी है। उसने डॉक्टर पर नजर रखने का आदेश दिया और खुद अपने ऑफिस लौट आया ताकि उन दोनों एंटीबायोटिक्स को मिलाकर देख सके। अब ये साफ हो गया था कि डॉक्टर विद्रोहियों से मिला हुआ है। जैसे ही कैप्टन अपनी बंदूक लेकर डॉक्टर को मारने के लिए निकला, उसे ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। वो कमरे में गया तो देखा कि ओफेलिया चुपचाप पलंग के नीचे छिपी है। कैप्टन ने एक ही झटके में उसे बाहर खींच लिया और पलंग के नीचे एक छिपा राज भी सामने आ गया। ये क्या बकवास है? नहीं 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 नहीं, साइलेंस, नहीं नहीं नहीं, तुम क्या कर रही हो? देखो तुम नीचे क्या छिपा रही थी? अपनी माँ की निराश आंखों को देखकर ओफेलिया को बताना पड़ा कि ये मैंड्रे की जड़ है जो पैन ने उसे दी थी। इसे पलंग के नीचे रखने से उसकी माँ की तबीयत ठीक रहती, लेकिन माँ को लगा कि दिन भर परियों की कहानियां पढ़कर उसकी बच्ची पागल हो गई है। उसे कभी भी इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उस जड़ को आग में फेंक दिया ताकि बच्ची को समझ आए कि असली जिंदगी कोई कहानी नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसकी माँ के पेट में बहुत तेज दर्द उठा और वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। आग में जलती हुई वो जड़ भी दर्द से चीखने लगी। उधर उनका एकमात्र भरोसेमंद डॉक्टर भी कैप्टन की गोली का शिकार हो गया था। उस विद्रोही को तड़पने से बचाने के लिए डॉक्टर ने उसे ज्यादा एनेस्थीसिया देकर मार दिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी डॉक्टर ने साबित किया कि इंसानियत और डॉक्टरी का फर्ज हमेशा जुल्म और तानाशाही से ऊपर होता है। कमरे के बाहर माँ की दर्द भरी चीखें लगातार सुनाई दे रही थी। खून से लथपथ चादरें बाहर लाई जा रही थी। ओफेलिया बहुत घबराई हुई दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि वो अपना इकलौता सहारा न खो दे। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन विडाल काफी शांत नजर आ रहा था। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर भी उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि बेटा हुआ है या नहीं। बेचारी छोटी ओफेलिया ने अपनी सबसे प्यारी माँ को खो दिया, लेकिन माँ के अंतिम संस्कार के बाद उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली मर्सिडीज भी रात के अंधेरे में जाने वाली थी, क्योंकि कैप्टन विडाल को अब उस पर शक होने लगा था। अगर वो वहां रुकती तो उसका राज भी खुल जाता। वो बच्ची से अच्छे से विदा लेना चाहती थी, लेकिन ओफेलिया की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और वो उसे भी साथ ले गई। उस काली और बारिश वाली रात में दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर जंगल की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कैप्टन ने उन्हें अपनी सेना के साथ घेर लिया था। ओफेलिया को कैप्टन ने गालियां देते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और मर्सिडीज के लिए इंतजार कर रही थी। एक भयानक और दर्दनाक सजा। कैप्टन एक एक करके उसे टॉर्चर करने के हथियार दिखाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि औरतों को कमजोर समझने का उसका घमंड ही मर्सिडीज के काम आएगा। उसने चुपके से अपनी कमर में छिपा चाकू निकाला और तेजी से अपनी रस्सियां काट दी। मर्सिडीज ने चाकू से वार करके उसके सारे पापों का हिसाब बराबर कर दिया। यकीनन इस पल उसे विद्रोहियों के दर्द का एहसास हो गया होगा। खबरदार, अगर तुमने बच्ची को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि बाहर खड़े सैनिक कुछ समझ पाते, मर्सिडीज तेजी से जंगल में भाग गई। जब वो भागते भागते बुरी तरह थक गई, तब अंधेरे में छिपे विद्रोही फरिश्तों की तरह वहां आ गए। उन्होंने मर्सिडीज का पीछा कर रहे सभी सैनिकों को मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ ओफेलिया की जिंदगी में भी एक उम्मीद जगी। पैन फिर से वापस आया और उसने ओफेलिया को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया। बस उसे अपने छोटे भाई को भूल भुलैया तक लाना था और उसका आखिरी मिशन पूरा हो जाता। दरवाजा बंद हो चुका था। ओफेलिया ने उसी जादुई चौक का इस्तेमाल किया और चुपके से कैप्टन के ऑफिस में घुस गई। अपने भाई को ले जाने से पहले उसने कैप्टन की शराब में बहुत सारी नींद की दवा मिला दी। ये वही दवा थी जो डॉक्टर ने उसकी माँ को रोज खाने के लिए दी थी। जब वो वहां से निकलने ही वाली थी, तभी सामने से कैप्टन वापस आ गया। ओफेलिया अंधेरे में छिप गई और डर के मारे उसकी सांसें भी अटक गई थी। उसने देखा कि उसके सौतेले पिता ने वो दवा मिली हुई शराब एक ही सांस में पी ली। फिर उसने चुपके से अपने भाई को उठाया और वहां से भाग निकली, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके ने उस सन्नाटे को चीर दिया और ओफेलिया के भागने की बात कैप्टन को पता चल गई। ओफेलिया ने घबराकर पीछे देखा और तेजी से भागने लगी। कैप्टन दवा के नशे में लड़खड़ाते हुए भी अपनी बंदूक लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ा था। और उसी वक्त विद्रोहियों ने भी बेस कैंप पर हमला कर दिया। हर तरफ धमाकों की आवाज गूंज रही थी। आग की लपटों से पूरा आसमान लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन कैप्टन को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह सिर्फ ओफेलिया के कदमों का पीछा करते हुए उस पुरानी और रहस्यमयी भूल भुलैया के अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो उस भूल भुलैया में भी कोई जान हो। वो ओफेलिया के लिए बीचों बीच जाने का रास्ता खोल रही थी और पैन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सोने का खंजर था। उसने ओफेलिया से कहा कि वो अपने भाई को उसे सौंप दे। उसका भाई इस जालिम दुनिया में ओफेलिया का इकलौता परिवार था। वो उसके दिल का सबसे कमजोर और प्यारा हिस्सा था। वो उसे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी। ओफेलिया के इंकार ने पैन को बुरी तरह भड़का दिया। उसने चेतावनी दी कि महज एक इंसान के बच्चे के लिए वो अपना राजपाट और हमेशा की जिंदगी मत ठुकराए। लेकिन ओफेलिया की आंखों में इतना विश्वास पहले कभी नहीं था। वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, उस पाताल की दुनिया को, अपने राजकुमारी होने के हक को और उस हर चीज को जिसे उसने कभी चाहा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने भाई के साथ रह सके। पैन निराश होकर वहां से चला गया, लेकिन इस असली दुनिया में कैप्टन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आगे बढ़कर ओफेलिया को पकड़ा और उसके हाथों से उस मासूम बच्चे को छीन लिया। ओफेलिया ने मदद मांगनी चाहिए, लेकिन इस बार उसे बचाने कोई नहीं था। एक गोली
उसके शरीर के पार हो गई और एक भयानक दर्द ने ओफेलिया को घेर लिया। उसे लगा जैसे उसकी जान उसके शरीर से निकल रही है। वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। पहली बार उसने मौत को इतने करीब से देखा था और जैसे ही कैप्टन भूल भुलैया से बाहर निकला, उसके कर्मों का हिसाब करने के लिए विद्रोही सैनिक वहां बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसे पता था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने उस बच्चे को धीरे से मर्सिडीज को दे दिया। फिर उसने अपनी वो घड़ी निकाली जो हमेशा उसके साथ रहती थी और लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसके बेटे को उसकी मौत का सही वक्त जरूर बता देना। मर्सिडीज बच्चे को गोद में लिए उस भूल भुलैया में पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। ओफेलिया जमीन पर पड़ी थी और वो खून से लथपथ थी। उसका खून बहकर नीचे बनी उस रहस्यमयी वेदी पर गिर रहा था। मर्सिडीज धीरे से ओफेलिया के पास बैठ गई और उसे शांत करने के लिए एक लोरी गाने लगी। उस लोरी में दुख था लेकिन साथ ही एक ऐसी शांति थी जो ओफेलिया को उसके आखिरी सफर में सुकून दे रही थी। तभी एक सुनहरी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया जैसे वो किसी पुरानी जादुई दुनिया से आई हो। ओफेलिया अचानक उस ठंडी जमीन से उठ खड़ी हुई। उसके सारे घाव और खून के निशान उस रोशनी में गायब हो गए और उनके बदले उसने एक बहुत ही खूबसूरत रेशमी ड्रेस पहन ली थी। उसने खुद को एक बहुत ही शानदार पाताल महल में पाया। ऊंचे ऊंचे खंभे थे और वहां की हवा में एक अजीब सी शांति और जादू था। महल के बीचों बीच रखे सबसे ऊंचे सिंहासन पर उसके वो दर्जी पिता बैठे थे जो सालों पहले गुजर चुके थे। पिता ने कहा, तुमने एक मासूम की जान बचाने के लिए अपना खून बहाया। यही तुम्हारी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुमने जमीन पर खड़े रहना चुना और अब तुम अपने पिता के साथ यहाँ बैठोगी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आसपास खड़े सभी लोग खुशी से झूम उठे। पूरे महल में तालियों की गूंज थी। वो सब अपनी राजकुमारी की मासूमियत, अच्छाई और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। इतनी मुश्किलें पार करके लौटी इस बच्ची को वो पूरा सम्मान दे रहे थे। लेकिन जमीन के ऊपर इस असली दुनिया में ओफेलिया का शरीर अभी भी उस ठंडी और अंधेरी भूल भुलैया में पड़ा हुआ था। उसकी धड़कनें अब शांत हो चुकी थी। वहां सिर्फ मर्सिडीज के रोने की दर्द भरी आवाज गूंज रही थी। अब ये बात कि वो बच्ची सच में पाताल लोक की राजकुमारी बन गई या फिर ये सब मरने से पहले उसका कोई भ्रम था। फिल्म में इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन सच तो ये है कि इस फिल्म की असली खूबसूरती यही है कि ये आप पर छोड़ देती है कि आप क्या मानना चाहते हैं। ये फिल्म भले ही एक डार्क फैंटेसी लगे, लेकिन असल में ये स्पेन के गृह युद्ध के दौरान इंसानियत और सत्ता के खेल को एक जादुई दुनिया के जरिए दिखाती है। और ओफेलिया नाम की ये छोटी बच्ची इस क्रूर दुनिया में अपनी मासूमियत और अच्छाई से, जुल्म और अत्याचार से लड़ने वाली उम्मीद की एक किरण है। उसने पैन के कहने पर जो 3 काम पूरे किए वो भले ही जादुई लगे, लेकिन वो हमारी असली दुनिया के लालच और इंसानी फितरत को ही दिखाते हैं। सूखे पेड़ में रहने वाले कीड़े से लेकर उसे लालच देने वाले उस सफेद राक्षस तक, और फिर अंत में उसके अपने भाई की बलि मांगने वाली उस आखिरी परीक्षा तक। हर कदम पर उसे चुनना पड़ा कि वो किसी की गुलामी करेगी या फिर अपनी इंसानियत बचाएगी। एक छोटी बच्ची होने के नाते उसे डर भी लगा और उससे गलतियां भी हुई, लेकिन जब सही वक्त आया तो उसने एक मासूम को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसकी मौत उन तानाशाहों और उनके जुल्म के मुंह पर एक तमाचा है और ये एक ऐसी दुनिया की उम्मीद भी जगाती है जहाँ कोई अत्याचार या बलिदान न हो। ये फिल्म हमें बताती है कि परियों की कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों के लिए होती है जो इस बुरी दुनिया में भी इंसानियत की रोशनी पर भरोसा करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ फैन श्वे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।